है और उसकी नंबर 1 हैच जो साइज में एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी होती है ना, अंदर की तरफ दब जाती है और टूट जाती है। और यही वो पल था जब क्रू को रियलाइज होता है कि उनकी शिप के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है, कुछ ऐसा जिसके बाद अब समुद्र के इस तूफान से जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हैच के टूटने के बाद समुद्र का पानी एक सुनामी जैसा बनकर जहाज के अंदर घुस जाता है और वैसे ही नेक्स्ट होल्ड की तरफ बढ़ता है। अब सवाल सिर्फ डैमेज का नहीं, सर्वाइवल का है। जितनी तेजी से पानी शिप में भरता है, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। जहाज के दूसरे हेवी स्ट्रक्चर्स भी इस पानी के प्रेशर को नहीं झेल पाते और एक एक करके सारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स फेल होने लगते हैं। नंबर 2 हैच भी टूटता है और फिर नंबर 3 जहाज के इंजन रूम और बाकी कंपार्टमेंट्स भी पानी से पूरी तरह भर जाते हैं। अभी भी कैप्टन कोशिश करता है कि किसी तरह से शिप को बैलेंस किया जा सके, लेकिन पानी के वेट से डर्बीशायर का अगला हिस्सा अब एक ऐसे एंगल पर झुक गया है जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाती है, ना कोई फ्लेयर आसमान में दिखता है। सिर्फ एक सुनसान समुद्र और उसकी गहराइयों में धीरे धीरे गायब होता हुआ एक विशालकाय जहाज। और इसके बाद एक आखिरी बड़ी लहर, काफी ऊंची। जहाज आखिरी बार उसके ऊपर चढ़ता है। सभी क्रू जान जाते हैं कि यही लहर उनकी मौत है। इसके बाद जैसे ही जहाज उस लहर से नीचे उतरता है, वो समुद्र के पानी से टकराता नहीं बल्कि पानी को चीरते हुए नीचे चला जाता है, क्योंकि अब समुद्र का पानी जहाज के अंदर इतना भर गया है कि उसकी बोयांसी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और अगले ही पल समुद्र के ऊपर से एक इनविजिबल मैसेज की तरह यह जहाज दुनिया के जीपीएस सिस्टम से अचानक गायब हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है जापान में, जहाँ एक होटल के कमरे में कैप्टन अंडरहिल की पत्नी खिड़की से उस समुद्र को देख रही है जिसे उसका पति अपनी दूसरी दुनिया कहता था। उसे नहीं पता था कि उस वक्त उसका जहाज ओशियन फ्लोर की तरफ फाइनल